दोस्तों, वी हैव अ रफ एक्स वाई हॉराइजेंटल प्लेन जहां पे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू. मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जी वेक्टर आर लाइक दिस. Electric field and G both are magnetic field. All three of them are along the minus k cap, यानी into the plane of the paper. ठीक है, k cap हमारा अपवर्ड है, ये तीनों हमारा into the plane of paper है. मैंने A0,0 से पार्टिकल को V0 J कैप से प्रोजेक्ट किया, तो सवाल ये है वो टाइम निकालो जब वो रेस्ट पर आए, और दूसरा हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड till it comes to rest. अच्छा, इसके ऊपर जैसे अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटी तो केवल और केवल इस पे नॉर्मल प्रोवाइड करेगा. तो नॉर्मल का जो हमारे पास वैल्यू होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सरफेस के साथ जो नॉर्मल होगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg प्लस क्यू ई नॉट. तो नॉर्मल जो लगेगा वो तो हमारा mg प्लस क्यू ई नॉट होगा, एंड दैट विल बी फिक्स्ड. तो हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी, क्योंकि काइनेटिक है, दैट विल बी म्यू एन म्यू एम जी प्लस क्यू ई नॉट. और इसका डायरेक्शन हमारा हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऑपोजिट होता. अच्छा, ट्राई टू रियलाइज वन थिंग, अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता फिर तो ये स्ट्रेट लाइन पर मूव करता. मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको लेफ्ट की तरफ एक फोर्स लगाएगा, जिस कारण पे एक कर्वेचर जो है वो हमारा क्रिएट होगा. तो एट एनी इंस्टेंट कोई भी हमारे पास एक इंस्टेंट पे जो हमारे पास आ जाएगा नेट एफ वेक्टर, दैट विल बी क्यू वी क्रॉस बी प्लस एफ वेक्टर. ठीक है, एंड वी वेक्टर जो है उसको मैं लिख सकता हूं या नहीं, दैट कैन बी रिटन एज, चलो इसको ऐसे भी देख सकता हूं, 1 मिनट के लिए देख लो. पहले v वेक्टर क्रॉस मतलब माइनस क्यू बी नॉट v वेक्टर क्रॉस के कैप माइनस म्यू एम जी प्लस क्यू ई नॉट वी कैप. इसका वी कैप के अलोंग डेफिनेटली हमारे पास माइनस वी कैप के अलोंग हमारा इसका लगने वाला है. सो वी हैव टू रियलाइज ये दोनों जो हमारे पास आएगा, ये दोनों डेफिनेटली हमारे पास क्या आने वाला है, ये हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर्स आने वाला है, जस्ट लाइक ए ड्रैग फोर्स. हमें ये नहीं बोल रहा हूं ये ड्रैग फोर्स की तरह काम कर रहा है, वो तो हमारा v के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है. यहां पर केवल डायरेक्शन v के ऊपर डिपेंड करेगा. मैग्नीट्यूड जो है दैट वी हैव टू रियलाइज इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर, अगर हम ध्यान दें, जो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी नथिंग बट म्यू एम जी प्लस क्यू ई नॉट इंटू स्पीड v, क्योंकि v वेक्टर डॉट v कैप इज नथिंग बट द स्पीड v, एंड f डॉट v इज नथिंग बट द पावर. f डॉट v इज नथिंग बट द पावर, राइट? ओके, सो सबसे पहले तो हमें यह निकालना है जो टाइम क्या लगेगा, और दूसरा हमें निकालना पड़ेगा जो डिस्टेंस हमारा कितना ट्रैवल करेगा. ध्यान देना जो हमारा f डॉट v है दैट इज नथिंग बट mva,
यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं ऐसे प्रॉपर लिख देता हूं एंड वी कैन राइट इट एज MVA। तो हमारे पास ये आ जाएगा जो MA माइनस म्यू mg प्लस Q E naught, and try to realize which can be also written as V dV by ds। S जहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, लेट मी राइट इट लाइक दिस, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन पर होने वाला है। सो व्हाट आई कैन राइट इज V dV is equals to minus mu mg plus Q E naught into dl. And let's now try to integrate the both side. Initially distance traveled was 0. We had a speed of v naught, and at L the speed is 0. तो माइनस v naught square by 2 minus mu mg plus Q E naught into L। ठीक है, so that is what I can write। so जो total distance traveled हमारे पास होगा that will simply come out to be v square by 2 mu mg plus Q E naught। I try to realize it's an amazing result actually. The distance traveled has not changed even in the presence of magnetic field। क्योंकि ध्यान दो, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता फिर तो ये स्ट्रेट लाइन पर मूव करता, और वहां पर भी स्ट्रेट लाइन पे मूव करने पे अगर हम नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन कर ले वहां पर भी हमारे पास एग्जैक्टली वही आने वाला है। मैं कुछ गड़बड़ किया हूं, हाँ m नीचे डिवाइड करना भूल गया था, सॉरी 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 सॉरी। हाँ यहां पर बाई m है तो यहां पर इनटू m आ जाएगा ऊपर। Now try to realize अगर ये स्ट्रेट लाइन पर मूव करता तो भी तो हमारे पास एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल होता। यानी दिस इज डिफरेंस बिटवीन ड्रैग फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स। ड्रैग फोर्स में एक्चुअल में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल कम हो जाता है, बट यहां पर डिस्टेंस ट्रैवल पर हाथ हमारा नहीं लगता है। तो सबसे पहले इस बात को तो हम यहां पर रियलाइज कर ले, राइट। सबसे पहले हम लोग इस बात को यहां पर रियलाइज कर ले, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालने बोलेगा, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दूंगा? हाँ, डिस्प्लेसमेंट निकालना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, इस पर भी कोई बड़ी बात जो है वो तो हमारा डेफिनेटली नहीं है। अच्छा, यहां पर जो है स्टॉप कहां पर होगा वो टाइम अगर मुझे निकालना पड़ेगा तो ध्यान देना, ये तो हमारा परपेंडिकुलर फोर्स है, दिस विल बी नथिंग बट AC, ठीक है, दिस विल बी नथिंग बट AC, और ये जो है वो हमारा स्पीड को कम कर रहा है, दिस विल कम नथिंग एज AT, यानी ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय m करना पड़ेगा। आई हैव टू राइट लाइक MSC एंड MAT। ये वाला कंपोनेंट केवल स्पीड को कम करेगा, ये हमारा स्पीड को डेफिनेटली कम नहीं कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा AT आएगा दैट विल कम आउट टू बी माइनस म्यू बाई m mg प्लस Q E naught, दैट विल बी AT, और ये हमारा स्पीड को V naught से घटा के 0 करने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा T naught होगा
दैट विल बी V नॉट बाई 80। सो कितना आ जाएगा मेरे पास, m V नॉट बाई म्यू माइनस 80 म्यू mg प्लस q E नॉट। ठीक है, अगर f इंटू डी टी करते तो वहां से हम डिस्प्लेसमेंट भी उस तरीके से निकाल सकते थे। ये सारे के सारे ड्रैग फोर्स की तरह ही है, बट एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने समझा दिया। द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डज नॉट चेंज इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, अनलाइक द ड्रैग फोर्स जहां पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड असली में हमारा बदलता है। ठीक है, एंड इसका मेन फंडा ये है, जो देखो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो तो हमारा केवल डायरेक्शन चेंज करेगा, बाकी जो हमारा काम करने वाला फोर्स है कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स, वो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू नहीं बदल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी पे चेंज अगर सेम लाना है और हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऑपोजिट लगता है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी नहीं बदल सकता है, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा फिक्स है। तो अब मैं ये चीज सीख गया हूं, तो ये दोनों चीजें को अब से हम डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हैं इफ द फ्रिक्शन इन द सरफेस इज गिवन टू अस। ओके ओके, let us look at a very tricky and simple question. A positively charged particle crosses a region as shown. There's an electric field along the y direction, ठीक है, and a particle is moving along x. A positively charged particle है, it has a certain width and the exit speed is basically v1. And now there's another magnetic field like this outside the plane of paper, which is superimposed within this region with the same value of electric field. And now the exit speed is v2. So we have to comment on v2 by v1. If u is greater than e by b, u is less than e by b, and u is equals to e by b. And try to realize जो हमारा Fe होगा ये हमारा अपवर्ड y डायरेक्शन पे लगने वाला है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो, जो यहां पर वर्क डन करेगा, यहां पे जो हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है, मान लो ये एग्जिट पॉइंट है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो हमारा अगर y है, सो वी कैन सिंपली राइट जो डेल्टा W होगा दैट विल बी नथिंग बट QEY. सो व्हाट आई कैन राइट इज हाफ m v1 square will be half mu square plus a QEY. ठीक है, नाउ ट्राई टू रियलाइज ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली हमारा y का वैल्यू को चेंज करेगा, वो वर्क तो नहीं कर सकता है, तो हाफ m v2 स्क्वायर will be half m u square plus QEY dash. अच्छा, पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिव x के अलोंग जा रहा है, ठीक है, तो फोर्स जो आ रहा है वो ध्यान दो, मैं उल्टा करके दिखा देता हूं क्योंकि इसको हिलाना पॉसिबल नहीं है। अगर अंदर होता तो ऊपर y की तरफ जा रहा था, बाहर है तो ऑब्वियसली नेगेटिव y की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी x के अलोंग क्या है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्क कर नहीं सकता है।
मैं एक चीज तो बोल सकता हूं, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा वो हमारा y पे नीचे की तरफ काम करेगा. सो इट डजेंट मैटर क्या है हमारा इन तीनों केस में. बी वेक्टर ऑलवेज रिड्यूसेस y, यानी y डैश विल बी लेस देन y. ये बात तो ऑब्वियस है. यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू वी कैन सिंपली से दैट v2 विल बी डेफिनेटली लेस देन v1. अच्छा, तो ये वैल्यूज दिया हुआ क्यों है? ट्राई टू रियलाइज, अगर u इक्वल्स टू e बाई बी है तो पार्टिकल स्ट्रेट ट्रैवल कर जाएगा, तो u और v2 इक्वल होगा. ठीक है. अगर मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गया, यानी bu अगर ग्रेटर देन e है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण नेट पे वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा. इसका इनिशियल डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी तो उसका u से भी कम होगा. और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स अभी भी डोमिनेट करे, तो पहले जितना जा रहा था उतना नहीं जा पाएगा, उससे कम जाएगा, लेकिन स्पीड हमारा इंक्रीज करेगा. यानी इन तीनों कंडीशन पे केवल एक बात होगा, यहां पर v2 लेस देन u होगा, v2 ग्रेटर देन u होगा, और v2 जो होगा इक्वल्स टू u होगा. लेकिन बाकी जो है v2 v1 से कम होगा. इस बात पे तो 100% गारंटी हमेशा ही है. इस सिंपल बात को हम रियलाइज करें. ठीक है. इट्स अ वेरी ट्रिकी एंड बट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? ओके दोस्तों, इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल्स टू E नॉट I कैप, B वेक्टर इक्वल्स टू B नॉट J कैप एंड G वेक्टर इक्वल्स टू माइनस J K कैप. सॉरी, इट इज अ माइनस G K कैप. A particle of charge q and mass m moves with constant velocity v vector. Now E vector and B vector are switched off. The minimum kinetic energy becomes half the initial kinetic energy. We have to find the component of velocity along B vector. ठीक है? That is what we have to find. तो हम without any loss of generality हम v वेक्टर को सिंपली मान सकते हैं vx I कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप. दैट इज सिंपली वी कैन राइट. ठीक है. तो इसके ऊपर जो हमारा फोर्स आएगा f वेक्टर, दैट विल बी माइनस mg k कैप. ये तो लगेगा ही लगेगा, प्लस q E नॉट I कैप, ये भी हमारा लगेगा ही लगेगा, प्लस q B नॉट V वेक्टर क्रॉस j कैप. दैट इज व्हाट आई कैन राइट. ठीक है. सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज अ माइनस mg k कैप प्लस q E नॉट I कैप प्लस q B नॉट V क्रॉस J. जब मैं करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा Vx k कैप, J ये वाला J तो हमारा खत्म हो जाएगा, माइनस Vz I कैप. सो आई हैव q E नॉट माइनस Vz I कैप प्लस q B नॉट Vx माइनस mg k कैप. और ये वाला फोर्स को जीरो करना है, क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा Vz विल बी q E नॉट और Vx हमारे पास आ जाएगा q B नॉट बाई mg.
सो ये हमारे पास कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ हुआ है, मैंने विजेड गड़बड़ लिखा हूं, सॉरी, क्यू बी नॉट विजेड आई कैप। हाँ, तो विजेड का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी क्यू नॉट ई नॉट बाई बी नॉट, और Vx का वैल्यू आ जाएगा क्यू बी नॉट बाई एम जी। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्विच ऑफ करेंगे तो ट्राई टू रियलाइज ओनली के कंपोनेंट इज गोइंग टू चेंज, एक्स और वाई पे तो हाथ नहीं लगेगा क्योंकि ग्रेविटी केवल हमारा जेड डायरेक्शन पर बदलाव कर सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तब हो जाएगा Vz becomes 0 ड्यू टू द रिटार्डेशन। जब Vz हमारा 0 होगा तब हमारे पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारे पास आ जाएगा हाफ m Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, एंड जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाएगा दैट विल बी हाफ m, मिनिमम जो होगा Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। सो व्हाट सिंपली आई कैन राइट इज हाफ m तो खत्म कर दो, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, that will be half into Vx square plus Vy square। ठीक है, तो Vz हमारे पास खत्म हो जाएगा, राइट। तो हम जो लिख सकते हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हमारा कंपोनेंट निकालने की जरूरत है। सो Vz स्क्वायर कितना आ जाएगा, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी 2 टाइम्स, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया था, सॉरी 2 टाइम्स। तो हमारे पास Vz स्क्वायर जो आ जाएगा दैट विल बी Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, यानी Vy स्क्वायर विल बी Vz स्क्वायर माइनस Vx स्क्वायर। तो हमारे पास Vy जो है दैट Vy विल सिंपली मैग्नीट्यूड निकालना है Vz का होल स्क्वायर यानी ई नॉट बाई बी नॉट का होल स्क्वायर माइनस Vx का होल स्क्वायर क्यू बी नॉट बाई एम जी। यहां पर वापस उल्टा लिखा था मैंने, पता नहीं क्या कर रहा था, सॉरी यार। यहां पे एम जी बाई क्यू बी नॉट है, सॉरी, एम जी बाई क्यू बी नॉट इसका होल स्क्वायर। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along B vector. It can be along B, it can be opposite to B, but that is going to be the magnitude of the component, right? Okay, दोस्तों. In a region of free space, E vector and B vector of constant, both are constant and uniform. They coexist. An electron projected along V I cap or V J cap, they both move undeviated. Then we have to find the direction of E vector and B vector, and we have to also prove that E vector is less than mod V into mod of B vector. तो मैं सबसे पहले एक बात को ध्यान दो, Q into E vector plus Q into V cross B, ये तो हमारा 0 होना चाहिए। तो एक चीज तो मैं हमेशा लिख सकता हूं, जो E वेक्टर
प्लस वी क्रॉस बी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अनडेविएटेड मूव करने का ये हमारा कंडीशन होना चाहिए, राइट। तो यहां से अगर हम ध्यान दें, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, इसका दो डायरेक्ट सॉल्यूशन है, वी आई कैप और दूसरा है वी जे कैप। तो हम एक चीज लिख सकते हैं, ई वेक्टर v इंटू आई क्रॉस बी जो है वो भी हमारा 0 है, और E प्लस वी इंटू जे क्रॉस बी जो है वो भी हमारा डेफिनेटली 0 है। अब यहां पर हम क्या देख सकते हैं? अच्छा, जब हमारा यहां पर जो हमारा पूरा मोशन है इसके बारे में अगर मैं देखूं, चलो मैं एक चीज ले लेता हूं, जो मेरा ई वेक्टर जो है वो है मेरा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और बी वेक्टर को मैं ले लेता हूं, चलो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये दोनों मैंने पहले इन जनरल तो ले सकता हूं। अच्छा, आई क्रॉस बी करूंगा तो ये वाला कंपोनेंट तो हमारा आएगा नहीं, हमारे पास केवल यही दोनों कंपोनेंट आएगा। तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, फर्स्ट वाले से ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप प्लस v इंटू, अच्छा आई क्रॉस बी ये वाला टर्म खत्म, बी वाई के कैप माइनस बी जेड जे कैप, दैट विल बी अ 0 वेक्टर। सो सबसे पहले रियलाइज करो, जो आई कैप के अलाउंग तो कुछ नहीं है, तो यहां से मैं डायरेक्टली पहले एक चीज तो लिख सकता हूं, EX जो होगा वो हमारा तो 0 होगा ही होगा। एंड दूसरा जो लिख सकता हूं दैट इज EY माइनस V BZ हमारा। चलो एक काम करो, सुनो, एक काम करो, सॉरी, एक काम करो, दूसरा वाला भी पहले लिख लो एक बार, तो उससे थोड़ा और ज्यादा आसानी होगी। एक सेकंड, दूसरा वाला पहले लिख लेता हूं। और दूसरे वाले से मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो EX आई कैप प्लस EY जे कैप प्लस EZ के कैप, जब मैं J के साथ क्रॉस लूंगा तो माइनस BX के कैप आएगा, और प्लस J क्रॉस J तो वो 0 हो जाएगा, J क्रॉस K जो होगा दैट विल बी I BZ I कैप, that must be equals to 0. So from realize as both of them are 0 vector, यहां पे से मैं लिख सकता हूं जो मेरा EX जो है वो 0 होना चाहिए, और यहां से मैं लिख सकता हूं जो मेरा EY जो है वो 0 होना चाहिए। तो एक बात तो निश्चित है, जो हमारा E वेक्टर है that must be perpendicular to the XY plane। जो हमारा E वेक्टर होना चाहिए that must be perpendicular to the XY plane। ये चीज हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है, यहां से मैं अगर देखूं, फर्स्ट वाले कंडीशन से हमारे पास क्या आ जा रहा है, EY must be equals to V BZ, तो ये हमारा 0 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं जो BZ हमारा 0 हो रहा है। और यहां पर भी अगर मैं ध्यान दूं तो आई कैप को 0 करने पर मेरा वापस जो है वो मेरा 0 ही आ जा रहा है। BZ जो है वो तो हमारा 0 है, तो B वेक्टर जो है वो हमारा XY प्लेन पर ही होना पड़ेगा।
अच्छा, यहां से मैं जो लिख सकता हूं, जो मेरा केवल के डायरेक्शन पर देखते हुए मैं लिख सकता हूं, जो EZ प्लस VBY दैट इज 0। तो BY की जो वैल्यू है दैट इज EZ बाई V। और यहां पर अगर मैं एक्स डायरेक्शन को देखते हुए लिखूं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन को देखते हुए लिखूं, तो मैं क्या एक्स डायरेक्शन बोल रहा हूं, यहां पर कौन सा वाला डायरेक्शन को देखना है मुझे, EX तो मेरा 0 है ही है। अगर मैं के डायरेक्शन में देख के लिखूं तो EZ माइनस VBX दैट इज 0। तो BX जो होगा दैट विल बी EZ बाई V। अच्छा, अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बनता है। जो EZ अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हमारा BX जो होगा वो तो हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा भाई साहब, एक चीज ध्यान देना, मॉड ऑफ BX इक्वल्स टू मॉड ऑफ BY है, ये बात तो ऑब्वियस है। मॉड ऑफ BX और मॉड ऑफ BY तो इक्वल है, तो BX हमारा ऊपर की तरफ होगा और यहां पर BY जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो हमारा यहां से नीचे की तरफ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए होगा। एंड सिमिलरली अगर मेरा EZ जो है वो हमारा लेस देन 0 है तो BX हमारा इस तरफ आएगा, BY हमारा ऊपर आएगा, तो नेट B जो होगा वो हमारा इस तरफ हो जाएगा। BX हमारा नेगेटिव होगा तो BY हमारा पॉजिटिव होगा, तो यहां पर हमारा इस डायरेक्शन पे होने वाला है। तो अगर हम ध्यान दें, ये हमारा XY है, ये हमारा XY है, तो दोनों केस पे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा सेम लाइन पर आ रहा है, यानी इस तरफ आ रहा है। ये या तो इस तरीके से हमारा B वेक्टर होगा या फिर इस तरफ हमारा B वेक्टर होगा। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो हम देख सकते हैं, 45 बोलो या 135 बोलो, क्या फर्क पड़ता है, यानी इस तरीके का एंगल बनाते हुए होगा। अच्छा, यहां पर इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होगा जब हमारा EZ ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ऊपर की तरफ E वेक्टर होगा, और ये तब होगा जब हमारा नीचे की तरफ E वेक्टर होने वाला है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन पे ये चीज हमारा पॉसिबल है। अच्छा, लास्ट पार्ट जो हमारा ये चीज बोला है, जो ये हमें प्रूव करना है, जो मॉड ऑफ E वेक्टर इज लेस देन V क्रॉस B। तो वी कैन क्लियरली सी जो हमारा मॉड ऑफ E वेक्टर है दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ EZ, ठीक है, एंड मॉड ऑफ EZ जो होगा दैट विल बी नथिंग बट मॉड ऑफ BY इंटू V, और मॉड ऑफ BX इंटू V। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज नथिंग बट 1/√2 टाइम्स। तो एक्चुअल में यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं, जो मॉड ऑफ B इंटू V इज इक्वल्स टू √2 मॉड ऑफ E दैट इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ E। ओके दोस्तों, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर A, which is height h from the ground, a charged particle Q and M is just released in presence of a magnetic field B vector
into the plane of paper and g vector in the downward direction. मैंने देखा during its flight, it just touches the ground for the first time at a C, then find the distance traveled from A to C, the horizontal separation between A and C, the velocity of particle at C, and time between A and C. तो ये हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं. अच्छा, बाय द वे जी वेक्टर को एक बार के लिए भूल जाओ, एंड दिस कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ई वेक्टर. ट्राई टू रियलाइज दैट कैन बी सिंपली टेकन एज mg by q in the downward direction. ठीक है. So we choose a frame such that this E vector becomes 0 as it is vertical. So the velocity has to, the chosen frame velocity has to be horizontal. तो मैं एक का फ्रेम जो है वो मान लो ले लेता हूं इस तरफ. This is my frame S and that moves with the V naught I cap. ठीक है. अच्छा, जो हमारा फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन है उसका फॉर्मूला, रिलेटिविटी तो हम कभी सोचते ही नहीं है, तो दैट विल बी माइनस ई नॉट जे कैप. ठीक है, एक्स ऊपर, बी जो है वो हमारा माइनस के कैप के अलॉन्ग है, माइनस ई नॉट जे कैप प्लस क्यू वी नॉट आई कैप क्रॉस माइनस बी के कैप. दैट इज व्हाट आई कैन राइट. और जो हमारा mg वेक्टर है, ई नॉट चीज है, उसका वैल्यू कितना है, mg बाई क्यू, सॉरी क्यू ई नॉट. मैं क्या लिख रहा हूं, जो मैंने ये लिखा है इसके बाद काट देना एक बार के लिए, ठीक है ना. ये लिखा है इसके बाद एक बार काट देना. अच्छा, तो मेरे पास ई डैश वेक्टर कितना आ जाएगा जिसको मुझे 0 बनाना है, दैट विल बी ई वेक्टर. इसको मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव के कैप लूंगा, नेगेटिव जे कैप लूंगा ऑब्वियसली, माइनस एम जी बाई क्यू जे कैप plus V, that is V naught I cap cross minus B K cap. ठीक है. मेरा ये जो मूविंग फ्रेम है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं 0 करने के लिए ये वाला फ्रेम को इस तरीके से मूव करवा दिया, एंड यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा that will be minus mg by q. I cross k is minus j, so that comes out to be V naught B j cap. तो that simply implies जो हमारा V naught होना चाहिए that will be mg by qb. That is the speed V naught of this moving frame. And now in this moving frame, जो हमारा b डैश वेक्टर होगा, ये तो हमारा लगभग b वेक्टर ही होता है. So now in this frame, it executes a pure circular motion. Try to realize this. In this frame, it will execute a pure circular motion. यानी इसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल को मैंने ये वाला डायरेक्शन पर फेंक दिया, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है,
ये ऐसे तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो यानी ये वाले फ्रेम पे अगर मैं एनालाइज करूं तो ये हमारा सर्कुलर पाथ होना चाहिए एंड C विल लाई जस्ट बिलो ओवर हियर। और ये वाला सर्कुलर पाथ का जो हमारा रेडियस, अगर मैं इसको R बोलता हूं, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी H, so 2R must be equals to H. 2R must be equals to H, right? अगर जरूरत पड़े तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। The actual motion is going to be cycloid. Try to realize the actual motion is going to be cycloid because there is a cross electric and magnetic field effectively. G is effectively acting as an electric field. It will be a cycloid. So R जो होगा that will be simply equals to H by 2. ठीक है, जो हमारा टाइम t होगा that will be T by 2, that will be pi m by BQ। इतना टाइम पे वो हिट करेगा जमीन को, ये बात तो फिक्स है। तो ये वाला पार्ट मेरा पहले हो चुका है। जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो होगा हमारा पाई एम बाई बी क्यू। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सी, ध्यान दो, इसके लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, केवल इतना पूछता स्पीड में जो चेंज होगा वो हमारा केवल जी वेक्टर ही ला सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रादर देन वेलोसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, वो थोड़ा सा चेंज कर लेना। ये तो हमारे पास डायरेक्टली अंडर रूट 2gh आ जाएगा। मैं वेलोसिटी वर्ड काट देता हूं, आई विल रादर टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, वेलोसिटी निकाल सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो है वो हमारे पास आ जाएगा सिंपली रूट ओवर 2gh। ये तो हो गया है हमारे पास। अच्छा, हॉराइजेंटल सेपरेशन कितना होगा, ध्यान देना। जो हमारा AC का हॉराइजेंटल सेपरेशन होगा, अच्छा ये वाले फ्रेम पे मुझे ये लग रहा है जो कोई सेपरेशन नहीं हुआ है, यानी जो V0 से राइट मूव करता हुआ फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में अभी भी सेम ही जगह पर है, वर्टिकली है। तो हॉराइजेंटल सेपरेशन नेट जो होगा दैट विल बी नथिंग बट V0 इंटू T, यानी mg बाई QB इंटू पाई m पाई BQ। ठीक है, जो हमारा हॉराइजेंटल सेपरेशन होगा दैट विल बी नथिंग बट V0 इंटू T, दैट विल बी पाई mg बाई QB इंटू पाई m बाई BQ। ठीक है, तो ये तो मैंने यहां पर साफ साफ निकाल दूंगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो कैसे होगा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दैट इज अच्छा देखो, ये जो हमारे पास है एक टाइम पीरियड में पूरा साइक्लॉइड को कंप्लीट करता है, तो आधे टाइम पीरियड में आधा साइक्लॉइड को कंप्लीट करेगा। सो दैट विल बी सिंपली 4R दैट आई नो, तो 4 इंटू H बाई 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 2H। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो इस दौरान पे ट्रैवल करेगा 2H जितना। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग आसानी से ये वाला क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ये जो फेज का ये जो हमारा फ्रेम का मूवमेंट है दैट इज अ इंपॉर्टेंट टूल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स क्वाइट इजीली। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ चुका है और लोरेंस फोर्स हमारा खत्म हो चुका है। वी मूव ऑन टू अ वेरी स्मॉल पार्ट that is called cyclotron. Let's see.